नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटों पर हो गई जमानत जब्त। जी हां दोस्तों, पंजाब से बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से चुनाव वाले राज्यों में भाजपा की दिक्कतें बढ़ गई हैं और जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रक्षा खर्च पर राहुल गांधी के सवाल पर मचा हंगामा, भाजपा सांसदों से हुई है तीखी बहस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा की 17 सीटों पर जमानत जब्त। जी हां दोस्तों, नगर निगम के 50 वार्डों में से 49 सीटों पर चुनावी लंगोटी चढ़ाने वाली भाजपा का प्रदर्शन इस बार इतना निराशाजनक रहा कि 17 सीटों पर जमानत ही जब्त हो गई। इससे भी ज्यादा मायूसी यह थी कि कांग्रेस से राजनीतिक युद्ध करते हुए भाजपाइयों को 30 से ज्यादा सीटों पर तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। कुछ सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला सीधे आपसे था, कई सीटों पर कांग्रेस को सीधे शिरोमणि अकाली दल बादल ने टक्कर दी। भाजपा को इतने खराब प्रदर्शन ने निश्चित तौर पर आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि 10 माह बाद ही पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यदि भाजपा अपनी खिसकी हुई जमीन को दोबारा से धरातल पर लाने में सफल न हुई तो विधानसभा चुनाव में हाथ फूल को इसी तरह से मसल सकता है। भाजपा के इन 17 उम्मीदवारों का प्रदर्शन इतना लचर रहा कि जमानत तक जब्त हो गई। इसके अलावा चुनावी आंकड़े बताते हैं कि 30 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले में भाजपा को तीसरे से चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों से चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी की दिक्कतें बढ़ी, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लगातार हो रही वृद्धि से आगामी चुनाव वाले राज्यों में भाजपा की चिंता बढ़ गई है। पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की रविवार को होने वाली बैठक में चुनाव वाले राज्यों के नेता इस मुद्दे को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख सकते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे तथ्यों से तो पार्टी नेता सहमत है, लेकिन जनता में जा रहे संदेश विरोधी दलों के मुद्दा बनाने और महंगाई बढ़ने की आशंका बरकरार है। अप्रैल माह में 5 विधानसभाओं के चुनाव से पहले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके पेट्रोल डीजल की कीमतों ने इन राज्यों के भाजपा नेताओं के माथे पर शिकन ला दी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी की रविवार की बैठक में यह मुद्दा भी चर्चा में आ सकता है। खासकर चुनाव वाले राज्य अलग से इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और राहत की मांग भी कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा शासित राज्य इस स्थिति में बड़ा फैसला लेते हुए अपने यहाँ कुछ टैक्स घटा सकते हैं कि जिससे लोगों को कुछ राहत मिले। इससे अन्य राज्यों पर भी दबाव बनेगा और स्थितियां सुधर सकती हैं। हाल ही में राज्य की मेघालय सरकार ने अपने यहाँ कीमतें कम की हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बाद केंद्र सरकार शायद ही इन कीमतों में अपनी तरफ से कोई राहत दे। हालांकि वह राज्यों के जरिए कुछ उपाय कर सकती है। हाल ही में सरकार में उच्च स्तर से आए बयान इसी बात के संकेत दे रहे हैं। हर रोज तय होता है दाम। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक प्रक्रिया के तहत तेल कंपनियां हर रोज तय करती हैं, लेकिन आम आदमी इसे केंद्र सरकार से जोड़कर देखता है। हालांकि इससे मिलने वाले राजस्व में केंद्र और राज्यों दोनों का हिस्सा होता है। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोशिश कर रही है। अगर ओपेक देश उत्पादन बढ़ाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कम होगी और देश में तेल कंपनियां भी कीमतें घटा सकती हैं। 3 कंपनियां करेंगी मंथन। रसोई गैस की कीमतों को काबू में रखने के उपायों पर विचार करने के लिए शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल कंपनियों के अधिकारियों की बैठक है। इसके बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सरकार से चर्चा करेंगी। ऐसे में चुनाव से पहले कीमतों में इजाफे पर विराम लग सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा खर्च पर राहुल गांधी के सवाल पर मचा हंगामा, बीजेपी सांसदों से तीखी बहस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच राहुल ने रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक के दौरान भी यह मुद्दा उठाया। बैठक में राहुल ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा तो वहां जोरदार हंगामा हो गया। दरअसल गुरुवार को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की बैठक हुई। यह बैठक आम बजट में रक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक में विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए। सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि यहां राहुल गांधी रक्षा अधिकारियों और सैनिकों के खर्चों पर एक विस्तृत टिप्पणी करना चाहते थे। इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों में तीखी बहस हो गई। राहुल के साथ कई और विपक्षी सांसद भी खड़े हो गए। बैठक के दौरान जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हुए समझौते का मसला भी उठाया। यहाँ उन्होंने अपने पहले वाले आरोपों को दोहराते हुए कहा कि चीनी सेना ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। चूंकि ये बैठक रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की थी और इसमें आम बजट पर चर्चा होनी थी, लिहाजा समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जुएल ओराम ने राहुल गांधी को बीच में टोकते हुए टी ब्रेक की याद दिलाई। ओराम ने कहा कि आपने काफी ज्यादा समय ले लिया है। इसी के बाद बैठक का माहौल गर्म हो गया। राहुल और बीजेपी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
उठा राफेल का मसला। असल में रक्षा से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कमेटी के चेयरमैन जुएल ओराम के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक हुई। सूत्रों के मुताबिक यह तब हुआ जब राहुल गांधी बैठक में चल रही डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से बातचीत में कुछ सवाल पूछने लगे। रक्षा की तैयारियों को लेकर राहुल गांधी कुछ 5 मिनट बोले ही थे कि चेयरमैन ने उनको टोक दिया। चेयरमैन साहब ने कहा कि उन्होंने काफी सवाल पूछ लिए हैं, वो यही नहीं रुके। उन्होंने राहुल गांधी के सवालों पर प्रश्न लगाते हुए कहा कि वो काफी गैर जरूरी और मुद्दे से हटके सवाल करते हैं। राहुल गांधी ने इस पर चेयरमैन जुएल ओराम से पूछा कि अगर वह यह बता दें कि उनका सवाल कैसे गैर जरूरी है तो वह तुरंत माफी मांग लेंगे। इस पर चेयरमैन ने कोई भी टिप्पणी नहीं की और उसके बाद चाय के लिए ब्रेक हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम चुनाव में 97 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है कांग्रेस, इतने पार्टियों के साथ हुआ है गठबंधन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद असम में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर अभी से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। 126 विधानसभा सीटों वाले असम राज्य में कांग्रेस 97 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी सीटें कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ सकती है। आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 5 अन्य पार्टियों के साथ महागठबंधन किया है। इनमें AIUDF, CPI, CPI-ML और आंचलिक गंगा मोर्चा शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से सभी 126 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू करने के बाद गठबंधन में कुछ असहजता दिख रही है। कांग्रेस ने बुधवार तक प्रत्येक आवेदक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 40,000 रुपए जाम करने के लिए कहा है। बुधवार तक 625 लोग आवेदन कर चुके हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि AIUDF ने 20 सीट, जबकि लेफ्ट पार्टी 5 से 6 सीट और आंचलिक गंगा मोर्चा 3 से 4 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि हमने सभी सहयोगियों के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सीटों के लिए आवेदनों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 126 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन उन सीटों पर रुपए वापस कर दिए जाएंगे जहां से उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महापंचायत में बोले RLD नेता, किसानों को दबाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को दबाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। चौधरी ने यहां एक महापंचायत में कहा कि इस विरोध प्रदर्शन को पहले खालिस्तानी आंदोलन कहा गया और इसे बाद में जाट आंदोलन कहा गया, जबकि यह सभी किसानों की लड़ाई है। यह क्षेत्र में किसानों की इस प्रकार की 11वीं महापंचायत है। उन्होंने कहा कि वे फूट डालो एवं राज करो की नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, कहा 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे दिल्ली। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आज देश भर में रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में देश के अलग अलग जगहों पर हजारों की तादाद में किसान पटरियों पर बैठे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि केंद्र किसी भी गलत धारणा में न रहे कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस अपने घर जाएंगे। यदि वे जोर देते हैं तो हम अपनी फसलों को भी जला देंगे। गलत धारणा में न रहे केंद्र। राकेश टिकैत ने हरियाणा के खड़गपुनिया में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र किसी भी गलत धारणा में न रहे कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस अपने घर जाएंगे। यदि उन्होंने जोर दिया तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि आंदोलन 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल काटने के साथ साथ विरोध करेंगे। अगला लक्ष्य 40 लाख ट्रैक्टरों का। टिकैत हिसार में राकेश टिकैत ने कहा, अगला लक्ष्य 40 लाख ट्रैक्टरों का है। देश भर में जाकर 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करेंगे। ज्यादा समस्या की तो ये ट्रैक्टर भी वही हैं, ये किसान भी वही हैं। ये फिर दिल्ली जाएंगे। इस बार हल क्रांति होगी। जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वे सब जाएंगे। अंबाला में बड़ी संख्या में पटरियों पर बैठे किसान बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन आज 85वें दिन में प्रवेश कर गया है। नए कानून के मुद्दे पर अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन के तहत अंबाला में बड़ी संख्या में किसान पटरियों पर बैठे। दिल्ली NCR के आसपास भी किसानों के रेलवे ट्रैक पर उतरने की सूचना है। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने टिकरी बॉर्डर के आसपास के स्टेशन बंद कर दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी को कांग्रेस नेता ने बताया शर्मनाक, कहा मोदी है तो मुमकिन है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। तिवारी ने गुरुवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कि पिछली केंद्रीय सरकारों की गलती के कारण पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, यह जले पर नमक छिड़कने जैसा है और वह अपनी असफलता को दूसरे के सिर पर मढ़ना है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार $140 प्रति बैरल कच्चा तेल खरीदकर 60 से 65 रुपए में पेट्रोल और करीब 50 रुपए में डीजल बेचती थी, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब 2.5 गुना दाम
कम दर पर 60.21 रुपए डॉलर प्रति बैरल में कच्चा तेल खरीदकर पेट्रोल के 100 रुपए तथा डीजल के मूल्य 87 से 88 रुपए प्रति लीटर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आने वाले कच्चे तेल की मूल दर लगभग 31.50 रुपए प्रति लीटर है। केंद्र सरकार 18.50 एवं प्रदेश सरकार लगभग 39.55 प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत हुई और ट्रांसपोर्टेशन के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार कर गई है। तिवारी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से केंद्र एवं प्रदेश सरकार के टैक्स को अदा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा यदि केंद्र और प्रदेश सरकार टैक्स को अदा करती है तो करीब 30 रुपए की राहत आम जनता को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक लाभ कमा चुकी है। अब किसान, मध्यम वर्ग और आम जनता को राहत दिलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेल शोधन के बाद 35 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल को 100 रुपया में बेचा जा रहा है, इसलिए कि अभी लूट लो और चुनाव के समय जनता को थोड़ी छूट दे दो। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, कोई करे या नहीं करे, लेकिन मोदी सरकार ने कर दिखाया। कोरोना काल में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई। इससे यह सिद्ध हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है। तिवारी ने कहा कि किसान आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचलने का हश्र देख रहे हैं मोदी जी। पंजाब में नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव में निर्दलियों से भी पीछे 0 सीटें पाकर चौथे स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चौथे पायदान पर खिसकाने के लिए पंजाब की जनता को बधाई दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति के उस बयान की निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की गई थी। यह लोकतंत्र की ईमानदारी और विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है, लिहाजा इसकी जांच आवश्यक है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उन्नाव की घटना को लेकर कांग्रेस का आरोप विफल, मुख्यमंत्री साबित हो रहे योगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने और एक लड़की के बेसुध पाए जाने की घटना को दिल दहला देने वाली करार देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान और मानवाधिकारों को भी कुचल रही है तथा योगी आदित्यनाथ एक विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि अस्पताल में भर्ती लड़की को उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली पहुंचाया जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार केवल दलित समाज को ही नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और मानवाधिकारों को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वे याद रखें कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना एवं तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल एवं न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया, खबरों के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। यह न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है। आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा? प्रियंका ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि परिवार की पूरी बात सुने एवं त्वरित प्रभाव से तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ एक विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। अलका ने संवाददाताओं से कहा, योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। अपराधियों में कोई डर पैदा नहीं हो रहा। उन्होंने सवाल किया कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? अलका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन करके लड़की को उपचार के लिए तत्काल दिल्ली पहुंचाने के लिए कहना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने कहा, कोलकाता जाने को 1 महीने के लिए अपने घर से दूर रहने के लिए तैयार रहे किसान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के लिए गुरुवार को हरियाणा में हिसार जिले के बालसमंद में हुई किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान पिछले 3 महीने से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सरकार सोचती है कि किसान 2 महीने के भीतर लौट आएंगे। हम नहीं लौटेंगे। हम अपनी फसलें काटेंगे और फिर कोलकाता की ओर मार्च करेंगे। कोलकाता जाने के लिए 1 महीने के लिए अपने घर से दूर रहने के लिए तैयार रहें। टिकैत ने कहा कि इनको लगता है कि फसल कटाई आ गई, ये 1 महीने में चले जाएंगे। राजस्थान और पंजाब में फसल कटाई में 1 महीने का अंतर है। राजस्थान के किसान आएंगे और पंजाब वाले किसान अपनी फसल काटने चले जाएंगे। टिकैत ने कृषि कानून रद्द नहीं होने तक घर वापस नहीं लौटने की बात दोहराते हुए कहा कि किसानों को इसके लिए अपनी खड़ी फसल के बलिदान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कानूनों के खिलाफ आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान अपनी फसल की कटाई के लिए घर चले जाएंगे। इससे पहले हिसार के खरकपुनियो गांव में हुई महापंचायत को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि आपको अपनी खड़ी फसल को आग ही क्यों ना लगानी पड़े, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि किसान घर लौट जाएंगे। हम अपनी फसल की कटाई भी करेंगे और इसके साथ ही अपना प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि तब तक कोई घर वापसी नहीं होगी। टिकैत ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान संगठनों के अगले आह्वान के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवाकर उनका मुंह दिल्ली की ओर करके रखो। आपके लिए किसी भी वक्त चलने का आह्वान किया जा सकता है।
है, जिसका निर्धारण कमेटी द्वारा किया जाएगा। टिकैत ने कहा कि हरियाणा के बाद वे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात समेत देश के अन्य हिस्सों में भी पंचायत करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले जहां दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के लिए आह्वान किया गया था, वहीं अगली बार वे अपने कृषि उपकरणों के साथ दिल्ली जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर उद्धव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर स्थिति काबू से बाहर जाती दिख रही है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को तत्काल एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में ठाकरे मुंबई में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। बता दें कि मुंबई सहित राज्य में फिर से कोरोना महामारी को लेकर शासन प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से उप मुख्यमंत्री अजित पवार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर आम लोगों की लापरवाही को देखते हुए फिर से लॉकडाउन घोषित करने की चेतावनी दे चुके हैं। लगातार केसों को बढ़ते देख उद्धव इस मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीएम मुंबई के कुछ खास इलाकों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दे सकते हैं। मुंबई के चेंबूर और उसके आसपास के इलाके अधिक मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही अब धारावी से फिर से केस आने शुरू हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के रेल रोको आंदोलन के कारण आज कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने की खास तैयारी। जी हां दोस्तों, सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अब तक 10 से ज्यादा बार बात हो चुकी है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा है। इस बीच किसानों ने आंदोलन को और तेज करते हुए आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। किसान आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन करेंगे। रेलवे ने इसके मद्देनजर खास तैयारियां की हैं। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करेगा। इस दौरान देश भर में हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इसे रेल रोको नहीं बल्कि रेल खोलो आंदोलन बता रहे हैं। उन्होंने कहा, हम तो रेल चलाएंगे, पिछले 8 महीने से रेल रोक रखी है, देश की जनता दुखी है, जो एक आध ट्रेन आती है उस पर हम माला डाल देंगे और लोगों से पूछ लेंगे कि क्या परेशानी है। सरकार ने सब कुछ पटरी से उतार रखा है, फरवरी मार्च से लेकर अब तक सब कुछ पटरी से उतर चुका है, इसलिए रेल चलनी चाहिए। इंडियन रेलवे ने इस आंदोलन को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, वहीं कुछ के रूट में परिवर्तन किया है। आज ट्रेन से यात्रा के लिए निकलने वाले यात्रियों को अपने ट्रेन की स्थिति को देखकर निकलना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन मसले पर शिवसेना का सामना में तंज, जो सेना कभी सीमा में घुसी नहीं, वो वापस कैसे जा रही है। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी विवाद अब सुलझ गया है। चीन की सेना ने LAC से पीछे हटना भी शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस मसले पर अभी भी बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। शिवसेना ने गुरुवार को अपने मुखपत्र सामना में इसी मसले पर लेख लिखा और केंद्र सरकार पर तंज कसा। सामना में लिखा गया है कि अगर कोई सेना हमारे इलाके में घुसी ही नहीं थी तो फिर वापस कैसे जा रही है। शिवसेना के सामना में कहा गया, हिंदुस्तान की सीमा में घुसी चीन की सेना वापस लौट रही है और इस घटना का राजनीतिक उत्सव शुरू हो गया है। साल भर चीनी सेना ने हमारी जमीन पर लगभग 20 किलोमीटर तक की घुसपैठ की थी। उस संघर्ष के दौरान गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। सैनिकों के बलिदान पर विरोधियों ने सरकार से सवाल करके उनको घेरा। उस दौरान प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कई नेता और मंत्री कई विषयों पर बोलते रहे, लेकिन जब उनसे चीन की घुसपैठ के मामले में सवाल किया जाता तो वे पलायन कर जाते। सामना में कहा गया कि 4 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जानकारी दी थी कि चीन से समझौता हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने पहले कह रहे थे कि चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की है। वहीं प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन से कब्जा छोड़ दिया। मतलब चीन ने घुसपैठ की ये बात सच थी और प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहे थे। अब इस मामले का जो राजनीतिक विजयोत्सव शुरू है वह मजेदार है। बड़े शौर्य का प्रचार और प्रचार मुहिम चलाई जा रही है। जो सेना घुसी नहीं वो वापस कैसे जा रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सामना में लिखा गया कि प्रधानमंत्री के अनुसार जो सेना हमारी सीमा में कभी घुसी ही नहीं थी वह सेना कैसे वापस लौट रही है। पैंगोंग से सटे चीनी निर्माण कार्य कैसे ध्वस्त किए जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें प्रकाशित की जा रही है। पैंगोंग की तस्वीरें फैलाई जा रही है। चीन लौट रहा है, ये खुशी की बात है। यह हिंदुस्तानी रक्षा विभाग की सजगता की जीत है, ये बात स्वीकार है। लेकिन चीन घुसपैठ प्रकरण में देश के सत्ताधीश लगातार झूठ क्यों बोलते रहे, यह सवाल अनुत्तरित है। शिवसेना ने सवाल किया कि संसद में राजनाथ सिंह ने जब चीन के लौटने के संदर्भ में बात कही तब दलीय मतभेद भूलकर सभी ने मेज थपथपाकर रक्षा मंत्री का भी अभिनंदन किया। लेकिन विरोध पक्ष को सरकार से कुछ सवाल करने थे जो कि पूछने नहीं दिए गए। विपक्ष अगर सवाल पूछ लेता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। राष्ट्रीय सुरक्षा का अत्यंत संवेदनशील मामला होने की बात कहकर संसद का मुंह बंद कर दिया गया।
केंद्र पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि सवाल सिर्फ इतना है कि चीन की सेना हमारी सीमा में इंच पर भी नहीं घुसी। विपक्ष भ्रम और अफवाह फैला रहा है। गत एक साल से सरकार की ओर से हर स्तर पर जो ऐसा कहा जा रहा है वह सब लफाजी थे। यह अब स्पष्ट हो चुका है। चीनी सेना के लौटने का उत्सव सरकार ने ही शुरू किया। अगर कोई इसे विजय का उत्सव कह रहा होगा तो उसके दिमाग की जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में ऐसा फंसना फसाना शुरू होगा तो क्या करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के चुनावी घमासान में सियासी हिंसा तेज, मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला, सीआईडी करेगी मामले की जांच। जी हां दोस्तों, बंगाल के चुनावी घमासान में सियासी हिंसा तेज होने लगी है। कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता पर बम और गोलियों से हमला किया गया था। अब बुधवार की देर रात कोलकाता लौटते समय मुर्शिदाबाद के निमित्ता स्टेशन के पास सूबे के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर बमों से हमला किया गया। उन्हें कोलकाता लाकर एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। उनके पांव, हाथ और शरीर के अन्य हिस्से में जख्म हैं। इस घटना में मंत्री समेत 22 लोग जख्मी हैं। इनमें से कुछ को जंगीपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का कहना है कि वह स्थिर और खतरे से बाहर हैं। अब सूत्रों के अनुसार सीआईडी ने इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों द्वारा बम से किए गए हमले में मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल सीआईडी ने इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है। मुर्शिदाबाद के निमटीटा रेलवे स्टेशन पर जांच चल रही है, जहां राज्य मंत्री जाकिर हुसैन कल अज्ञात लोगों द्वारा बम फेंके जाने से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के अस्पताल में राज्य मंत्री जाकिर हुसैन से मिलने पहुंची। कल अज्ञात लोगों ने मुर्शिदाबाद में जाकर जाकिर हुसैन पर बम फेंका था, जिससे वो घायल हो गए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।